सरल को मिश्रित कर देंगे, सिर्फ दो को, उसके बाद फिर पूरे पैराग्राफ में आवश्यकता की पूर्ति, जिसके चलते हमें क्षणिक सुख तो मिलता है, लेकिन फिर तुरंत जो है दूसरे आवश्यकता की जरूरत आ पड़ती है। तो उस पूरे लाइन को लिखिएगा कि मानव जीवन जो है वो लगातार पूरी जिंदगी उसे आवश्यकता जो है पड़ती ही रहती है। जैसे ही एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, ठीक है, उसे निश्चित रूप से सुख तो मिलता है, लेकिन तुरंत जो है फिर जल्द ही दूसरी आवश्यकता आ पड़ती है, जिसके कारण उसका सुख क्या हो जाता है, क्षणिक हो जाता है। और यहीं पर फिर मनुष्य क्या करता है, जो जब वो अपने मनुष्यत्व की ओर बढ़ता है तो आनंद की प्राप्ति में लग जाता है, और जब वो दिन आता है तो वो एकदम बिंदास हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है, अपने आप को जो एक दिनचर्या होती है उससे क्या कर लेता है, वो मुक्त कर लेता है। तो जैसे होगा इस लाइन को, इस मर्म को जो है पकड़ करके वहाँ पर डाल देना है, क्रम टूटना नहीं चाहिए। जैसे कहा जाता है इसमें संक्षेपण में कि सरल वाक्यों को मिश्रित वाक्य में बदल दीजिए, ठीक है, 3-4 लाइन को जिसका मर्म एक ही है उसको एक लाइन में ही बदल दीजिए, और वो अपने आप घट करके क्या हो जाएगा, छोटा। उसमें जो भी मुहावरे या कहावत होंगी उसको इग्नोर करना है। मान लीजिए कि अगर किसी संक्षेपण वाले आर्टिकल में दिया हुआ है कोई कहावत डाल दिया है तो उसको टोटली इग्नोर करो, उस कहावत को अपने संक्षेपण में जगह नहीं देनी है, वरना मार्क्स कट जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो कहावत नहीं, सिर्फ उसका जो मूल मर्म होगा आपको क्या करना है, उसको लेकर के बढ़ जाना है। इसके अलावा जैसे अभी हम अपना बीपीएससी मेंस की क्लास होती है तो कल उसमें बता रहे थे, एक निबंध का टॉपिक था छात्र और राजनीति या विद्यार्थी और राजनीति। बीपीएससी उसको पूछे भी हुए हैं, बीपीएससी पहले उसको पूछ चुकी है, और जाहिर सी बात है कि जो हाईकोर्ट के जो पेपर सेट करेंगे, जो भी करेंगे, वो इन सब चीज़ों को देखते हैं लोग कि आखिर पूर्व में आसपास कौन से आयोग ने किस टाइप का प्रश्न पूछा है। एक तो हल्का उसका ग्लिम्स दे देंगे कि छात्र और राजनीति पर अगर निबंध लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। इसका एक फायदा ये भी होगा कि राजनीति से रिलेटेड कोई भी निबंध आएगा तो उसकी शुरुआत कैसे करेंगे ये जान लेंगे, ठीक है। तो और जैसे हम कभी भी कोई पृष्ठभूमि बताते हैं ना आपको, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और टॉपिक आता है तो सीधे उसको छाप मत दिया कीजिए, वो इसलिए बताते हैं कि आपको एक बैकग्राउंड का आइडिया हो जाएगा, ठीक है, पूरे बैकग्राउंड का। जैसे परसों वाली क्लास में बता रहे थे ना कि ऋग्वैदिक काल में जो है बाल विवाह नहीं था, और फिर उत्तर वैदिक काल में जो है ये कमियां दृष्टिगोचर होने लगी, तो किसी ने टोका कि अकबर के काल में भी नहीं था। तो कैसे मुगल में, हाँ वही, तो उन्होंने अकबर कहा था। तो जब हम आ ही रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल से भी उत्तर वैदिक में आएंगे तो एक्स्ट्रा कमेंट तुरंत आ जाता है, ठीक है। तो पहले सबसे अच्छी आदत क्या होती है कि सुनना चाहिए, ठीक है, और वही आदमी आगे बढ़ता है। जो बीच बीच में बोलता है वो रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिन में, तो पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो यहाँ पैसा किस लिए दिए हैं, सीखने के लिए, सिखाने के लिए नहीं। तो उस पैसे का पूरा उपभोग करना सीखिएगा। तो जब इस टाइप का कोई निबंध आता है तो लिखते हैं कि प्राचीन काल यानी ऋग्वैदिक काल में ऐसी स्थिति नहीं थी, ये कमियां धीरे धीरे हमारे समाज में आती चली गई, और फिर सीधे अंग्रेजों के काल में आ जाना है कि वो क्या किए क्या नहीं किए। इस टाइप से अपने निबंध को पूरे एक पैराग्राफ में छोटा सा पूरा खींच देना है। ये नहीं कि उस काल में क्या हुआ, उस काल में क्या हुआ, ऐसे नहीं करते हैं। इसको तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के रूप में बता दिए, आपको सीधे 500 या 400 शब्दों के निबंध में सीधे कट शॉर्ट कर जाना है, उसके मर्म को लिखना है और आगे बढ़ जाना है, तभी जाकर के निबंध में आपको क्या मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। राजनीति पर अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा निबंध से संबंधित तो उसको कैसे संभालेंगे आप देखिएगा। कल भी हम पढ़ा रहे थे अपना बीपीएससी मेंस में कि भारत में जब हम लोग राजनीति का क्षेत्र देखते हैं तो चाहे हम लिखवाए थे कि चाहे वो गांव की चौपाल हो या पान की दुकान हो, वहां पर देखिएगा कि लोग राजनीतिक जो बकलोली शब्द नहीं यूज करेंगे, राजनीतिक वाद विवाद पर लोग घंटों बिता देते हैं अपना समय, ठीक है। चाहे कोई तबका हो, दफ्तर में काम करने वाला बाबू हो, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले पुलिस कर्मचारी हो, सभी को जहां फुर्सत मिलती नहीं है कि नीतीश कुमार से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबकी चर्चा हो जाती है, ऐसा होता है। तो इस पूरे समाज का एक अहम हिस्सा छात्र है।
राजीव गांधी जी ने 61वें संविधान संशोधन में मतदाता की आयु को घटा करके जो उम्र थी उस अवस्था क्या कर दिया था, 18 कर दिया था 21 से। 18 साल का एक छात्र या छात्रा जो है वो उस समय कॉलेज में जाते हैं। तो जो युवक या युवती कॉलेज में जा रहे हैं और अब उन्होंने अपना पंचायत सदस्य, ठीक है, उसके बाद वार्ड पार्षद, विधायक और उसके अलावा अपना लोकसभा सांसद चुनना शुरू कर दिया है, तो अब कैसे अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो युवा अपने कॉलेज में राजनीति की बातें नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी इसी समाज का हिस्सा है। तो आखिर क्या किया जाए? और एक भारतीय, एक आम भारतीय राजनीति में इतना जागरूक क्यों हो गया? इसलिए जागरूक हुआ क्योंकि उसके पीछे उसके पृष्ठभूमि को देखिए, बैकग्राउंड को। हम 1757 में बंगाल के नादिया जिले में प्लासी का युद्ध हुआ, तब से अंग्रेजों ने हमको जकड़ना शुरू किया, तो 190 साल तक शासन किया। यानी स्वतंत्रता से 2 शताब्दी पीछे का इतिहास भारत की गुलामी का इतिहास रहा है। और उस गुलामी के जकड़न से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला था, जिसकी शुरुआत राममोहन राय ने की थी, उसको आगे लेकर के आए। और फिर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तो धीरे धीरे जो है राष्ट्रवाद बढ़ना शुरू हुआ। और महात्मा गांधी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक आते आते नारा देते हैं, करो या मरो। जो कभी हथियार उठाने की बात नहीं करते थे, अंत में आजिज होकर के क्या करते हैं, लास्ट में आजिज होकर के वो कहते हैं कि बेटा करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी ने भी आज ही जाकर कह दिया ये बात। तो जो उस समय आप देखिएगा, पटना में 7 हिंदुस्तानी सचिवालय पर झंडा फहराने क्रम में ये सभी वीर गति को प्राप्त हुए। यानी और लगभग की उम्र क्या थी, 14 साल, 13 साल, 17 साल, 18 साल। ये सब क्या थे, लड़के थे, स्टूडेंट थे, छात्र थे, और सब राजनीतिक रूप से क्या हो गए थे, जागरूक। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमने राजशाही अपनाई, या फिर उत्तर कोरिया की तरह क्या हम अब उसके शिकार हुए जो तानाशाही के, या क्या हम चीन या सोवियत संघ की तरह हमने एक साम्यवादी शासन स्वीकार किया? नहीं। हमने क्या स्वीकार किया? एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्वीकार किया, जिसमें एक छात्र भी भाग ले रहा था और वो एक राजनीतिक रूप से जागरूक भारत का हिस्सा था। तो हम भारतीय राजनीतिक रूप से जागरूक ही क्यों हुए? क्योंकि हमने पूरे स्वतंत्रता संग्राम में अपने राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। समझ में आया? क्यों एक भारतीय राजनीतिक रूप से जागरूक है? क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है ना, पृष्ठभूमि, वो उसको राजनीतिक रूप से जागरूक बनाता है कि फिर से कोई अंग्रेजों की तरह हमारे राजनीतिक अधिकारों को हमसे छीन न ले। समझ में आया? इसीलिए एक आम भारतीय अपनी राजनीति को लेकर के क्या हो जाता है, जागरूक हो जाता है। और चूंकि उसी समाज का हिस्सा क्या है, छात्र है, और आपने मतदाता की जो उम्र है उसको कम करके क्या कर दिया, 21 से 18। तो जो कॉलेज का जो युवा है, युवा में युवक और युवती दोनों आ जाते हैं, यूथ में दोनों आ जाते हैं, तो वो जाहिर सी बात है जागरूक होगा। लेकिन विद्यार्थी के बारे में कहा गया है कि विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी का लक्ष्य केवल और केवल विद्या ग्रहण करना ही होना चाहिए। और उस विद्या ग्रहण करने के क्रम में वो अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित करता है, जिसमें एक विषय राजनीति विज्ञान भी है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में वो पढ़ता है। उसमें लिखना क्या है आपको निबंध में, एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि क्या एक विद्यार्थी को राजनीतिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए? क्या वो ऐसा करके अपने पढ़ाई के साथ समझौता नहीं कर रहा है? तो कहा जाता है कि अगर छात्र राजनीति में आप उतर रहे हैं तो जहां तक छात्रों की डिमांड है, क्योंकि आपने राजनीतिक शास्त्र पढ़ा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, तो जैसे हम लोग संपत्ति को जला देते हैं, जैसे अभी हाल में रेलवे के बोगीज को जलाया गया, तो एक संवेदनशील छात्र, जैसे रेलवे है ना, तो वो ना नीतीश कुमार की संपत्ति है और ना वो नरेंद्र मोदी की संपत्ति है, वो हम सभी भारतीयों की संपत्ति है, इसको याद रखना। और उसको नष्ट करने का मतलब अपनी संपत्ति को जला देना। तो एक संवेदनशील छात्र कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेगा। एक छात्र जिसने अच्छे से पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई पढ़ी है, वो कभी भी टायर नहीं जलाएगा, क्योंकि उसने पर्यावरण को अच्छे से
पढ़ा है। टायर जानने का मतलब है कि अपनी इस पृथ्वी माँ को, ठीक है, उसके साथ छल करना, अपनी माँ के साथ दगाबाजी करना। तो जब आप संवेदनशील होते जाएंगे, शिक्षा आपको क्या बनाती है? संवेदनशील, मैच्योर बनाती है, आपको प्रौढ़ बनाती है। और एक संवेदनशील छात्र, जैसे देखना कि कई बार होता है कि 10 लड़के आके एक लड़के को पीट देते हैं। अगर सोचो कि कभी आपके किसी छोटे भाई को 10 लोग कहीं इतना मारे कि मर जाए वो, ठीक है, क्योंकि नियति पता है क्या करती है, वो लौट करके कर्मा इज ए बिच, कर्मा इज ए बिच, वो लौट करके आती है और फिर आपको डस देती है। इसको याद रखना। तो आप आज हीरो बनेंगे और कल पता चला कि आपके वंश का नाश हो गया। इसलिए कोई भी काम एक अच्छे छात्र की तरह बातों से करनी चाहिए, लातों से नहीं, जब तक कि सामने वाला आपको आजीज न कर दे। कृष्ण भगवान भी क्या किए थे? शिशुपाल की 100 गलतियों को क्या किया था? माफ किया था। तो बांसुरी भी बजाते थे और जब आवश्यकता होती थी तो सुदर्शन चक्र भी उठा लेते थे। लेकिन उसके पहले वो धैर्य के परिचायक हैं, याद रखना। वो खुद ही बता रहे हैं, रामायण की शुरुआत होती है संपत्ति को छोड़ने से और महाभारत की शुरुआत होती है संपत्ति की शुरुआत से। तो दोनों जगह राम इसीलिए मर्यादित हुए हैं क्योंकि हमेशा मर्यादा में रहे हैं, याद रखिएगा। तो जब हम लोग छात्र की राजनीति की बात करते हैं तो स्पष्ट है कि एक छात्र राजनीति करेगा छात्र जीवन में तो उतना ही तक जितने तक उसकी मांगे हैं, डिमांड्स हैं। और उसके बाद जब उसको लग जाएगा कि नहीं हमको राजनीति में कैरियर बनाना है, कारण क्या है, अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो हमारी राजनीति जो है वो गुंडों का जमावड़ा हो जाएगी, धनबलियों और बाहुबलियों का। तो निसंदेह अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक विद्यार्थी को चाहिए कि अपने उद्देश्य की पूर्ति वो 100% कर ले, यानी अपने पढ़ाई को वो बाधित नहीं होने दे। इस बात को याद रखिएगा, उसकी पढ़ाई कैसे भी बाधित नहीं हो, वरना आज के नेता आपको केवल भीड़ जुटाने का साधन मानते हैं, इसको याद रखिएगा। और 3 तरह के नेता बनते हैं। एक वो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे लालू प्रसाद, पटना यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे सुशील कुमार मोदी, ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो इनके मित्रगण होते हैं और वो इन्हीं की पार्टीज में महासचिव दिस दैट बन जाते हैं, एमएलसी एमएलए बन जाते हैं, जो नजदीकी मित्र होते हैं। उसके बाद तीसरा जो होता है वो ठेकेदार बनता है, भैया नेता मंत्री बन जाना तो हमको थोड़ा ठेका दिलवा देना। और जो चौथा प्रकार होता है ना, वो जिंदगी भर छुटभैया नेता बन करके अपने पूरे कैरियर को क्या कर लेता है, बर्बाद। और यही लोग 99.99% होते हैं। छात्र राजनीति याद रखना, अरे भैया, अरे भैया, अरे बाप रे भैया, अब भैया का झोला ढोते रहो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि खुद को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आदमी मानो, क्योंकि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं। अपनी जिंदगी के, अपने फिल्म के आप हीरो और हीरोइन खुद बनिए। साइड हीरो या साइड हीरोइन का रोल अपनाइएगा ना तो नाली के कीड़े हो जाइएगा। इसके लिए करना क्या होगा, बस अपने से लड़ाई, अपने अंदर गुणों में सुधार करना है, किसी और से आपकी लड़ाई नहीं है। जैसे मान लो हम ये सोचे कि इस इलाके में बाप रे हजारों टीचर हैं, कैसे टिक पाएंगे? प्रियांक ऐसे टिक पाएगा जब वो रोज अपने अंदर सुधार करता जाए, वो और पढ़े ताकि आपको वो और अच्छे से पढ़ा पाए। क्योंकि एक शिक्षक को मान लेना चाहिए कि वह भी इंसान है और उससे भी गलतियां हो सकती हैं। हम लोग भी जब पढ़ते हैं तभी पढ़ा पाते हैं। और एक शिक्षक कभी भी शिक्षक नहीं होता है, वो हमेशा एक अच्छा शिक्षक क्या होता है, अपने जिंदगी के अंतिम दिन तक वो छात्र ही होता है। क्योंकि इस दुनिया में इतनी चीजें हैं सीखने के लिए कि आप जब मरेंगे ना जिस दिन, उस दिन भी लगेगा कि बाप रे बाप पढ़ा क्या, अभी तो सब कुछ क्या है बाकी है। ठीक है, तो एक तो विनम्रता, शिक्षा आपको क्या दे देती है, विनम्र बनाती है, वास्तविक शिक्षा। तो आप ऐसे ही अपनी लंठई क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और उन लोगों का साथ जो आपको आपके कैरियर से विमुख करते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट होता है सिगरेट पीने का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पेशली, लेना अरे यार मर्द बन गया, लड़के मुझ की पोंभी आई नहीं कि रेजर मार देते हैं ताकि जल्दी से मुंह छुक जाए और उनका नाम मर्दानगी में जुड़ जाए। ठीक है, और उसके बाद सुट्टा मारना शुरू, शौकिया शुरू होता है। शौकिया पीने पिलाने से शुरू होता है कि आज भर पी लो ना,
और फिर वो लत बन जाती है और आप कब बर्बाद हो जाते हैं इसका पता आपको नहीं चलता है। तो अगर इस जीवन में आगे बढ़ना है तो किससे लड़ाई लड़नी है? अपने आप से। अपने अंदर काम कीजिए। मान लो आप में कोई हकलाता है, आईने के सामने खड़े होकर के रोज बोलो। नाम नेपोलियन का सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जिस द्वीप पर पैदा हुआ था, कोर्सिका द्वीप पर, असल में वो इटली का था। नेपोलियन मूल रूप से इटालियन था, मूल रूप से, लेकिन उस पर कब्जा किस देश का था? फ्रांस का। और फ्रांस ने क्या किया कि कोर्सिको द्वीप के लोग उससे दूर न हो जाएं, इसलिए उसने एक स्कॉलरशिप स्कीम रखा कि जो भी गरीब बच्चे होंगे वो फ्रांस के सैनिक स्कूल में आकर के क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। और कोर्सिको द्वीप पर रहने वाले एक साधारण से परिवार का नेपोलियन भी इसी प्रकार फ्रांस के सैनिक स्कूल में गया। एक मंझोले कद का नेपोलियन, ठीक है, 5.5 फुट का आदमी। और जब वो फ्रेंच बोलना शुरू किया तो लड़खड़ाने लगा, क्योंकि वो इटालियन मूल का था और वो हकलाता था, तुतलाता था। क्लास में सारे बच्चे क्या करते थे? उसका मजाक उड़ाते थे। वो चाहता तो कुंठित होकर के चुपचाप एक कोने में चला जाता। नेपोलियन ने कहा, चला कौन माई का लाल है बे, कौन हमसे बतियाएगा? और नेपोलियन ने आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना शुरू किया, अभ्यास। और करते करते एक दिन वो इतना अच्छा ओरेटर, यानी कि भाषण देने वाला बन गया कि लोग सुनने लगे और वो सम्मोहित करने लगा। और सुनते 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 उसका एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया। लोग उससे प्रभावित हुए। उसके बाद नेपोलियन जो कहता था लोग उसकी बात मानते थे। ऐसा कैसे हुआ? नेपोलियन में एक आदत थी, जब भी वो देखता था, अरे तुमसे नहीं हुआ ये काम, हम होते ना तो इसको चुटकियों में कर देते। लोग कहते थे सुन ना, फेंका कम कर, बहुत फेंकता है। नेपोलियन लेफ्टिनेंट बन करके आया पेरिस में, वहां पर दंगा छिड़ गया। तो बोला, ऐसे ऐसे दंगे अगर हमको दिया जाता ना तो 1 घंटे में दंगा समाप्त हो जाता। लोगों ने कहा इधर इधर चल कर समाप्त दंगा। 1 घंटे के भीतर भीतर दंगा समाप्त। क्या हुआ? 400 लाशें पेरिस की सड़कों पर, दंगा समाप्त। ठीक है, डू और डाई यहां पर सीधे कर दिया, गेम ओवर। ठीक है, फिर मिस्र की तरफ से कोई लड़ाई थी, लंबे समय से फ्रांस उसको जीत नहीं पा रहा था। नेपोलियन 3 दिनों में अब वहां ब्रिगेडियर को गुस्सा आया, कौन है बे वो गधा, बताओ, भेज उसको भेज। नेपोलियन 3 दिन में जीत करके वापस, यानी वो फेंकता था और उसको क्या करता था? पूरा कर देता था। यही कारण है कि नेपोलियन फ्रांस का क्या बन गया? हीरो बन गया। एक 5.5 फुट का आदमी जो बोलता था उसको करके दिखा देता था। कारण अनिर्णय की स्थिति में नहीं रहता था। डिसीजन टेकन मीन्स टेकन, वंस ए डिसीजन टेकन मीन्स टेकन। सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, याद होगा जब इंग्लैंड में बैटिंग चल रही थी तो इंग्लैंड के एक प्लेयर ने उनको टी शर्ट खोल के नचा के दिखाया था। ठीक है, एंड्रयू फ्लिंटॉफ। और उसके बाद जब मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की जोड़ी ने भारत को जीत दिलाई 350 से ऊपर रन ठोक करके, तो सौरव गांगुली ने उसको क्या किया था? तो कहा था उन्होंने कि आपका निर्णय एक बार ले लिया ना तो उसको लो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, कभी भी अनिर्णय की स्थिति में मत रहो। मेरा असिस्टेंट में होगा नहीं होगा, हमको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इससे मतलब नहीं है। होगा या नहीं होगा, हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अंततः ये पढ़ाई ही हमको आगे जीवन में ले जाएगी। ये नहीं होगा कहीं और होगा, कौन जानता है। हमारे बड़े भाई की तरह हैं सुभाष चंद्र दुबे जी। सुभाष चंद्र दुबे जी मनु महाराज के बैचमेट हैं और हमको बहुत मानते हैं, एकदम अपने सगे भाई की तरह। और 2001 की बात है और मनु महाराज का रैंक 132 था, सुभाष भैया का रैंक 74 था ऑल इंडिया आईएएस में। यूपीएससी की परीक्षा में आईपीएस उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था। उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता इंडियन पुलिस सर्विस दी थी। 2001 में उत्तर प्रदेश में दरोगा की परीक्षा हुई, दरोगा सब इंस्पेक्टर, और वो एक साधारण पुजारी के बेटे थे, घर से बहुत कमजोर, घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनके गांव से आधा दर्जन लड़कों का दरोगा में सिलेक्शन हुआ।
और सुभाष भैया दरोगा में क्या हो गए, छट गए। लोगों ने तंज कसना शुरू किया। आपके घर वाले तंज नहीं कसते हैं जितना पड़ोसी तंज कसते हैं, जितना मौसी मौसा बुआ फूफा तंज कसते हैं। ठीक है, जो 1 रुपया नहीं देंगे फ्री में तंज जरूर देंगे आपको। और वो एकदम शर्मसार हो गए कि बाप रे बाप अब क्या किया जाए। ट्रेन में बैठे इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज से, तो जाना था सुल्तानपुर अपने घर और चले गए दूसरे डायरेक्शन में क्योंकि दिमाग जगह पर नहीं था। और वही लड़का 4 साल के बाद 2005 में पूरे यूपीएससी की परीक्षा में रैंक 74 लेकर आता है हिंदी माध्यम से। तो लोग कह सकते थे अरे दरोगा नहीं बना, तू सिपाही के लिए तैयारी कर। लड़का क्या किया, ये नहीं निकला ना बेटा, वो निकाल करके दिखाएंगे। आज वो आईजी हैं, आज वो क्या हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है लखनऊ में। और आज दरोगा उनके चैम्बर में घुसने से पहले 10 बार सांस कपाल भाती करते हैं तब जाके घुसते हैं। ठीक है, तो सोचो उस समय। तो इसीलिए कहा जाता है कि असफलता आपके सफलता के नए द्वार खोलती है। यह बिना आज तक दुनिया में सोचना कितने जितने भी सफल लोग हुए, क्या वो अपने जीवन में कभी असफल नहीं हुए थे, हमेशा हुए हैं। कोई भी ऐसा सफल व्यक्ति बता दो जो एक ही बार में सफल हो गया हो, ऐसा है? तो फिर आप असफलता से क्यों डर रहे हैं? अब देखो, छात्र और राजनीति से कहां लेकर के आ गए, असफलता और सफलता। यानी हम जो भी बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको निबंध लेखन के लिए क्या मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है कि किसी भी प्रकार का निबंध आएगा हम तो उसमें गेम कर ही देंगे। और अब थोड़ा सा चेंज लाते हैं, क्योंकि हम अगले जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा और जब तक आप यहां बैठेंगे मेरे साथ, तब तक हम आपको कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण देते जाएंगे। तो थोड़ा सा आज हम लोग शुद्धि और अशुद्धियों पर थोड़ा बहुत, जहां हम लोग बेसिकली जब हम पेपर आपका चेक करते हैं तो जनरली हमको मिलता है, तो थोड़ा सा उस पर देख लेते हैं कि कहां कहां आपको क्या नहीं करना चाहिए। और उसमें कुछ भी नहीं बोलिएगा, क्या क्या हम कराते जाएंगे आपको, क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे मेरा फोकस क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, और जो सोचा रहता है वो नहीं होता है। जैसे इच्छा, ये सही है, इसमें बड़ी मात्रा ई नहीं लगाता। अगर आप कभी भी लिखेंगे ना इच्छा, तो कैसे लिखना है, इच्छा रहेगा सही, इसको लिखना। फिर जैसे हम बताए थे, हमेशा बताते हैं इसको कि कभी भी भूल से आप वो वाला नहीं, हमेशा क्या लिखना है, ये, ठीक है, दीर्घई। ठीक इसी प्रकार कई बार हम भी देखते हैं कि हमसे खुद गलतियां हो जाती हैं। तुष्टीकरण देख लेना, कुछ कुछ ऐसी चीजें जहां पर कोई दिक्कत नहीं हो। इजाद करना, ठीक है, बोलिए। वो पुष्टि करना, वो पुष्टिकरण जैसा कुछ नहीं, पुष्टि सिर्फ होता है। आप इसकी पुष्टि कर दीजिए, आप अप्रूव कर दीजिए, ठीक है। ये फिलहाल इस पे करवाएंगे, जितना वर्ड है सब आ जाएगा। इस पर अपना ध्यान देते जाइए, जो बेसिक जो हम लोग गलतियां करते हैं उस पर देखते जाना, हम करते जाएंगे। इजाद दिख रहा है ना, इसमें कौन सी मात्रा है, बड़ी मात्रा है, ठीक है। आविष्कार करना, आविष्कार, बहुत जगह हम लोग आविष्कार लिख देते हैं, नहीं, आविष्कार। देखो ये सब सही है, इसको करते जाइए, लिखते जाइए, जितना लिख सकते हैं आप, जितना शुद्ध लिखेंगे उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए देखते जाना, देखो कहां कहां क्या क्या यूज किया गया है। आविष्कार नहीं, आविष्कार, आविष्कार। जैसे जैसे हमको याद होता जाता है हम आपको देते जाएंगे, उसको करते जाइए। ठीक है, दंपति, दोनों, इसके ऊपर में से नहीं जाएगा, दोनों सही है, दोनों सही है। हाँ, तुष्टीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं अपीजमेंट। जैसे किसी खास वर्ग को लक्षित करके स्पेशली केवल उसी के लिए काम किया जाए और आपके लिए काम ना किया जाए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, ठीक है, तो उसको कहते हैं तुष्टीकरण की नीति। यानी तुष्टीकरण को जब हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे ना, तो इसकी स्पेलिंग भी ध्यान दे देना,
अपीजमेंट, स्पेलिंग पर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक, क्योंकि बेसिकली हम अंग्रेजी माध्यम के ही छात्र हैं, आईसीएसई बोर्ड और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय, लेकिन पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी कैसी होगी। हाँ बिल्कुल, दोनों दंपति का मीनिंग एक ही है, और संपत्ति जब लिखेंगे तब लिखे था भैया, उसके बाद बोली है संपत्ति। हाँ अब बोलिए, दंपति, शादी हो गई आपकी? नहीं हुई, हो जाएगी तो आप दोनों को कहा जाएगा, ठीक है। दंपति आ रहे हैं, दंपति जा रहे हैं, क्या आधा मन, इसी को ले जाइएगा। अभी ये कहाँ कैसे मिट गया है भैया। अभी फिलहाल हम क्या कह रहे हैं कि जितना दे रहे हैं एग्जाम तक ले लीजिए, कभी भी 15-20 दिन 25 दिन में हो सकता है एग्जाम, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना, अब क्या देखा, दंपति या दंपति, इन दोनों के ऊपर में ये वाला दिखा नहीं दिखा, लेकिन संपत्ति के ऊपर में दिखा। फिलहाल अपना फोकस यही कीजिए ताकि एग्जाम में ये गलतियां आपसे ना हो, और जब आपका पेपर चेक करने वाला देखेगा ना तो वो खुश हो जाएगा कि एकदम छोटी छोटी चीजों को ये पकड़ लिया है, ठीक है। और जिनको मुंह फुलाए रखना होगा, नहीं होता है कि अब ये क्या हो रहा है, तो उनको होने दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना देख लिया, ईसाई देख लिए ना, यूनिट को हिंदी में कहते हैं इकाई। देखो इकाई ऐसे लिखते हैं, शुरू में छोटी मात्रा और बाद में बड़ी मात्रा, जबकि ईसाई में हम लोग दोनों ही क्या लिखते हैं, बड़ी मात्रा, और इकाई में पहली वाली ई जो है वो स्मॉल और बाद में जो ई है वो बड़ी मात्रा। अब अगर मान लीजिए नियम क्या कहता है कि अगर इसमें ईसाइयत लग जाए, क्रिश्चियनिटी, तो ये वाला ई क्या हो जाएगा, छोटी मात्रा। सपोज ईसाइयत, तो हमने क्या कहा है कि जो जोर है वो चला जाएगा लास्ट में, और इसीलिए क्या हो जाएगा, ईसाइयत। तो नियम यही है, हमेशा इसको फॉलो करना है हिंदी के ये में, ठीक है। इच्छा, इसमें कभी भी बड़ी मात्रा ई नहीं होगी, ये सब चीजों पर ध्यान रखना। इकाई देख लो, ईसाई देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर क्योंकि ये वीडियो जाएगा ही यूट्यूब पर, तो वहां पर फिर से एक बार अपना देख लीजिएगा ये चीजें, ठीक है। तबीयत, कभी भी छोटी मात्रा बी नहीं, तबीयत, हमारी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूं, बीमार, बी छोटी मात्रा नहीं, ठीक है। और तबीयत अक्सर लोग इधर से लिख देते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ईरान, इराक, हिज्जा मार दिए। जैसे अगर हम हिंदी बोलेंगे तो और भाई कैसे हैं, अगर हम उर्दू बोलेंगे और जनाब कैसे हैं आप, ठीक है। तो क और क, ठीक है। गजब, ठीक है, हिज्जे मार दिए, और गजब दोनों में अंतर आया, वही है, ठीक है। हाँ, हिज्जे लगा देने से नजाकत आ जाती है, ठीक। तो जो उर्दू का प्रयोग है, जब उसको करते हैं तो कैसे सब बोलते हैं, और जनाब कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें कैसे बोलते हैं कि नजाकत, नफासत, और अगर हम लोग अपने हिसाब से बोलेंगे तो दिखाइए नजाकत ढेर तू, समझा। तो यहां पर, ठीक है। तो इस चीज को, फिर एक और चीज है जिसको अक्सर हम देखते हैं सरकारी बोर्डों पर गलत लिखा हुआ, लिखते हैं वो अनाधिकार, नहीं अनधिकार। आपका इस क्षेत्र में जो जो एक होता है ना अधिकार के साथ, हाँ, तो ये अंधिकार प्रवेश प्रतिबंधित है, अंधिकार, अनाधिकार नहीं, अंधिकार, ये सही है। सब जगह गलत लिखते हैं क्योंकि वो हिंदी के विद्वान नहीं होते हैं, बस नौकरी लग गई है तो इसका मतलब काबिल थोड़ी हो गए हैं। लिखो अंधिकार, हाँ, अंधिकार, अधिकार का उल्टा, अधिकार प्रवेश क्या है, प्रतिबंधित है, ठीक है।
ये हो गया। फिर हम एक चीज और आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, ये वाला नियम फिर बता देते हैं। दवाइयां, ठीक है, दवाइयां, क्योंकि छोटी मात्रा ही नियम में हमेशा याद रखेगा इसको, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सदृश नहीं, उसके जैसा, ठीक है। जैसे भारत में महाभियोग, इंपीचमेंट केवल भारत के राष्ट्रपति पर लगता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, कैग और भारत के केवल मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों बाकी नहीं, केवल मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग सदृश प्रक्रिया चलाई जाती है, उन पर महाभियोग नहीं चलता, इसको याद रखिएगा। तो बहुत सारे लोग क्या लिख देते हैं, सदृश्य नहीं, सदृश, ये सही है, ठीक है। इन सब चीजों पर क्या करना है, आपको ध्यान देना है, और धीरे धीरे हम ऐसे ही कई शब्द आपको जो है बताते चले जाएंगे। फिर अभी बता दे रहे हैं, दुनिया, बहुत सारे लोग चंद बिंदु डाल देते हैं, उपलक्ष्य नहीं, उपलक्ष्य, इन सब चीजों पर काम कीजिएगा। उपलक्ष्य, बहुत सारे लोग इधर से लगा देते हैं, इधर से, ये सही है। हाँ, अनुग्रहित, यहां पर अगर हम बिहार से हैं तो अनुग्रहित कर देते हैं, और अगर हम हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं तो अनुग्रहित कर देते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो अनुग्रु, ठीक है, हित, यहां पर जाएगा हित है? हाँ, सृष्टि, ये देखा। इसीलिए आप देखिएगा कि अंग्रेजी में जब क्या होता है ना, कि बहुत सारे लोग ये लिखेंगे तो लोग कहते हैं अरे सृष्टि लिख दिया। हाँ भैया, ये सृष्टि ही है, ये हम बिहार के लोग हैं जो इसको सृष्टि बोलते हैं, या उत्तर प्रदेश पश्चिमी यूपी के रहेंगे, हरियाणा के रहेंगे, राजस्थान के रहेंगे तो सृष्टि मार देते हैं। नहीं, सही हिंदी क्या है, सृष्टि, यानी कि सृष्टि। इसीलिए अमृत, जो हम नहीं बोलते अमृत काल, एग्जैक्टली ये क्या होता है, अमृत काल, अमृत, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को बताया जाता है ना कि ऐसे बोलिए सर, सही जाएगा, नहीं तो लोग ट्रोल करना शुरू कर देंगे कि बताओ कैसा पीएम है। हाँ, सेक्रेटरी, हाँ वही लोग करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए क्या करते हैं, हमको लगता है कि 20-25 मिनट में जितना बेहतर हम दे पाते हैं आपको देते हैं, और थोड़ा सा फायदा होगा। हाँ बोलिए संजय बाबू। हाँ हाँ हाँ, नहीं समझे, कहाँ डंडा लगा है। हाँ ना भैया, ये 6 है, वो द नहीं है, ऑफिस में नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से क्या हम बात करें आपसे, ठीक है, चलिए। अच्छा, कोई भी आपको समस्या हो, हम पहले भी बताए हैं कि टेलीग्राम है, ठीक है, उस पर जो है इंक्वायरी वाला वो है, मान लो किसी शब्द में दिक्कत है तो आप वहां पर डाल करके पूछ लीजिएगा, अगले दिन क्लास में हम उसका याद करके हम बता देंगे ताकि सबको फायदा हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास मेरी होने वाली है, उन बच्चे बाहर खड़े रहते हैं,